हेलो गाइस, तो ये है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, मोशन का सेकंड पार्ट। तो हमने कल कवर किया था फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। अगर तो उसमें हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें जो इस इक्वेशन के पॉइंट्स थे वो अगर आपको ये नहीं पता तो ये दोबारा रिवाइज कर लीजिए और ये आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू पॉइंट जो कि है फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। वैसे तो पर ये बहुत काम मतलब ये बहुत समझने वाली चीज़ है। क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? ये चीज़ बहुत, ये स्टेटमेंट जो होती है बच्चे रट के आते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है मैं चलो आपको बताता हूँ। अब देखो, मान लो एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक और बॉडी है, ठीक है, ये 5 kg की, ठीक है, ये 15 kg की। अब ये 15 kg की है, ये 5 kg की है। मान लो हमें ना इसका मोशन चाहिए, इसका मोशन चाहिए, इसे हमें मूव करना है विद एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप अब बता के लगा सकते हो, इसमें फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसमें हम सिंपली बता सकते हैं F=1 में हमें एक्सेलरेशन चाहिए 1, इसका मास कितना है 5, तो इसमें फोर्स कितनी लगनी चाहिए 5 न्यूटन। ऑन दी अदर हैंड इस पर फोर्स कितनी लगेगी 15 × 1 = 15 न्यूटन। तभी इसमें एक्सेलरेशन कितनी आएगी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और इसमें एक्सेलरेशन कितनी आएगी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये मोशन सेम है, मोशन यानी एक्सेलरेशन इसमें सेम है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, लेकिन जिसका मास ज़्यादा है हमें इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, यानी कि इसमें इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया का मतलब ये इतनी जल्दी मूव नहीं हो रहा, हमने कम फोर्स लगाई, इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ये ज़्यादा रिजिड है और ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी मूव करने के लिए, इसे इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उतनी ज़्यादा इनर्शिया होएगा हमारे पास। ठीक है, और ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट वैसे तो। अब सेकंड लॉ के बेस पे एक आप अगर एक सिंपल सी एग्जांपल बताओ। ये एग्जांपल, अगर मान लो ये जार है वाटर का, इसमें पानी है, ठीक है, और इसमें इधर तक एक ब्लॉक है, फ्लोट कर रहा है, ब्लॉक इज फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, उसका जो ये मास है इसका, ठीक है, तो हमें इसमें बताना है इसकी थ्रस्ट फोर्स कितनी लगेगी, मतलब अपथर्स्ट कितनी होगी। अब देखो जो अपथर्स्ट होती है वो होती है यू, और इसका जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, और कोई फोर्स एक्ट करेगी। इसमें जो सिग्मा एफ है वो बताओ मुझे कितना है। अब कई बच्चे कहेंगे सिग्मा एफ यू है, सिग्मा एफ एम जी है, पर हमें पता है कि एक ब्लॉक एट फ्लोट यानी ब्लॉक एट रेस्ट है, ना ही ऊपर एक्सेलरेट कर रहा, ना ही नीचे एक्सेलरेट कर रहा, ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा, इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी भी ज़ीरो। ठीक है, ये रेस्ट पे एंड रिमेन एट रेस्ट। तो इसमें जो फोर्स है वो सिग्मा फोर्स, सिग्मा मतलब इसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, इसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, लेकिन इस पे लगने वाली फोर्स ज़ीरो है क्योंकि उनका वेक्टर सम ज़ीरो है, यानी यू और एम जी इक्वल है और ऑपोजिट है, यू माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो। हमें यू फाइंड करना है, यू कितना है एम जी, यानी इसका जो अपथर्स्ट है ना वो वेट के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ है, यानी कि जो अपथर्स्ट है वो इसके वेट के बराबर है।
अब एक न्यू कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। एक जो न्यू कंसेप्ट है वो हमारे पास वेट स्केल का कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेट स्केल। वेट स्केल, अब पता है हमें स्केल क्या होता है, वो जो वेट मेजर करने के लिए स्केल होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लोहा होता है जिसके ऊपर ऐसे ये मीटर होता है, वो रीडिंग बताता है, ठीक है। मान लो ये एक आदमी खड़ा है, इसका वेट है 65 kg, ठीक है। तो एक्चुअल में वेट स्केल मतलब वर्क कैसे करता है, जो वेट स्केल होता है ना वो मेजर करता है हमारी नॉर्मल रिएक्शन को। नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ है? नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जब वो एक ग्राउंड पे होता है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, उस पर mg लग रहा है, लेकिन वो अब देखो इस पर जो वेट फोर्स लग रही है mg नीचे वाली साइड, बट ये रेस्ट पे है, यानी एक और अपोजिंग फोर्स इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और वो फोर्स होगी ग्राउंड की नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ग्राउंड की नॉर्मल फोर्स। अब ये 65 kg का इंसान है, ये एक रेस्ट पे है, यानी इसे ये वेट मतलब इसका जो अर्थ है वो उसे एज अ वेट की फोर्स खींच रहा है नीचे 65, मतलब 65 kg वाले आदमी को खींच रहा है और नॉर्मल भी से लग रही है, तब ये रेस्ट पे है। अब मैंने बताया था वेट स्केल। वेट स्केल जो होता है वो मेजर करता है, मेजर नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो ये मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। नॉर्मल का इसका मतलब यही है कि नॉर्मली परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हमेशा ये इसका नाम नॉर्मल है। तो अब इस पर 65 kg है, ये जो प्लेट है इस पर फोर्स लग रही है 65, और इस पर जो नॉर्मल लग रहा है वो नीचे वाले जो ऐसे लगे होते हैं मेजर करने के लिए, इसके सीजर्स हैं वो नॉर्मल लगाते हैं, वो भी 65 kg फोर्स का नॉर्मल लगाते हैं, इसलिए ये जो इंसान है वो रेस्ट पे है। अब इसमें जो नॉर्मल है वो 65 kg है, ठीक है, जो नॉर्मल माइनस mg है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो नॉर्मल किसके इक्वल आ गया, वेट के इक्वल आ गया, वो हमें नॉर्मल बताता है और जी से डिवाइड करके हमें मास बता देता है। नॉर्मल ये रीडिंग होती है इसकी, और उसको डिवाइड करके ये इसकी हमें ये कैलकुलेट करके हमें शो कर देता है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर ये वेट स्केल ही मूव कर रहा हो, वेट स्केल भी अगर मूव कर रहा हो तो मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, मान लो ये ऐसे एक लिफ्ट है, मान लो ये ऐसे लिफ्ट है, ठीक है, उस पर इंसान बैठा हो। अब जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें 2 या 3 तरह के चीज़ें होंगी, मतलब दो तरह की चीज़ें होंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 तरह के उन्होंने बताया होगा, या तो मूविंग, या तो वो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, या तो मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना तो उस पर हम इनर्शियल लॉज लगाते हैं। अब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, यानी कि ये मान लो ये ऊपर जा रही है विद 5 मीटर पर सेकेंड से, जब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। हम इसे इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं। अगर ये लिफ्ट है, लिफ्ट अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अब मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब लेकिन जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भी मूव कर रही है। मान लो ये इसकी लिफ्ट की स्पीड ऊपर भी जा रही है और इंक्रीज भी हो रही है। एक सेकंड पे मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड पे ये 10 मीटर पर सेकंड होगी,
ठीक है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन कितनी हुई, 1 सेकंड में 10 थी, दूसरे में 5 हो गई, 1 सेकंड का ड्यूरेशन, तो 5 मीटर पर सेकंड की इसकी एक्सेलरेशन हुई। तो लेकिन जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम याद रखना, ऑब्जेक्ट नहीं होता इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम होता है लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम के हमारे पास लिफ्ट, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो मूव करता है तो हम कहेंगे कि लिफ्ट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू लिफ्ट। ठीक है। इसी चक्कर में क्या होता है कि नॉर्मल जो है वो वैरी कर जाती है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन वैरी कर गई, नॉर्मल रिएक्शन अगर वेट स्केल की मैं वैरी कर गई तो उसकी रीडिंग वैरी कर जाएगी, है ना, इसकी रीडिंग वैरी कर जाएगी। इसीलिए जब हम लिफ्ट पे अपना वेट मेजर करें और लिफ्ट को एक्सेलरेट कर दिए तो वो उसका एग्जैक्ट वेट नहीं होगा। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा ये देखो, मान लो अगर ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें पहले, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर हम बात करें, ये एक हमारे पास इंसान है, वो मतलब वो खड़ा हुआ उस पर वेट स्केल पे ऐसे, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, यानी जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, वो ऊपर भी जा रही है और उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है ऊपर की तरफ। अब देखो इसमें जो नॉर्मल एक्शन है वो रीडिंग हुई इसकी, ठीक है, रीडिंग, वो हमारे पास रीडिंग आएगी। हम जो वेट स्केल होता है वो वेट कुछ नहीं देखता, वो तो नॉर्मल एक्शन देखता है, ठीक है। और जो उस पर फोर्स कौन सी जो है ह्यूमन फोर्स कौन सी लगा रहा होगा, mg, ठीक है, mg फोर्स लग रही होगी, नॉर्मल लग रही होगी। इस केस में जो नॉर्मल आएगा वो आएगा mg प्लस ma, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो क्या होता है, ये ऐड हो जाता है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो कि रीडिंग है न्यूटन में आएगी रीडिंग, क्योंकि फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है, लेकिन उसे जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो मास बन गया उसका, n क्या हो गया, रीडिंग, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, mg प्लस माइनस ए। mg प्लस माइनस ए का क्या मतलब है, प्लस कब होगा, जब एक्सेलरेशन is against the वेट यानी जी, ठीक है। अब जी के अगेंस्ट है इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ था। और दूसरा केस अगर माइनस कब होगा, एक्सेलरेशन, ये एन मतलब क्षण होता है, टी आई वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, इसे मैं यूज़ करने वाला नेक्स्ट वीडियो में, इज अलोंग वेट जी, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो आप मुझे बताओ कि कैसे कैसे होगा। तो इसकी सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास 3 केसेस हैं, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। अब केस 1, केस 2, केस 3 में क्या है, मान लो ये ह्यूमन है, ये वेट स्केल है, ठीक है, ह्यूमन 65 kg है, और जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है अपवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो ह्यूमन है, ये लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड से
ऊपर जा रही है, तो हमें इसका रीडिंग बतानी है। रीडिंग कितनी होगी, चाहो तो न्यूटन में बता सकते हो रीडिंग, ठीक है। केस 2 है, हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है जो कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये भी 65 कर दिया, तो इसमें हमें रीडिंग बतानी है, ठीक है। एक तीसरा केस है जिसमें ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, पहले वो इधर थी 5 मीटर पर सेकेंड, वो ऊपर जा रही थी, लेकिन ऊपर एक फ्लोर है जहाँ पे उसे रुकना था, यहाँ पे आके ये रुक गई और इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। वी 0 है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये ह्यूमन है और ये कितने सेकंड में, 1 सेकंड में मूव कर रही है, ऐसे 1 सेकंड में ऊपर जा रही है, ऊपर जाके रुक गई है, ठीक है। तो इसमें हमें रीडिंग बतानी है। अब पॉज करके इसे सोचो, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये वाला, जिसमें मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, और जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं इस पर, ठीक है। तो अब केस में देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आएगी। अब मैंने क्या बताया, ये 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल। ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल क्यों, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। अब ये कैसा केस है, ये कैसा केस है, ये नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सुनो, इसकी पहले वेलोसिटी थी 5, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0, समझे कि इसकी वेलोसिटी वैरी कर रही है। हम इसको इनर्शियल फ्रेम से नहीं देख सकते, जैसे इसका जो डेल्टा भी है वो कितना है 5 और डेल्टा टी कितना है 1, यानी इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड से। इसकी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, ये नहीं कि एक्सेलरेट नहीं कर रही, ये ऊपर जाके रुक गई है। एक बॉल का केस, अगर बॉल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, 1 सेकेंड बाद वो रुक गई है, इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन लग रही थी अगेंस्ट दी वेलोसिटी, अगेंस्ट दी स्पीड ऑफ दी ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम वो देख लेते हैं रीडिंग क्या आएगी। इसकी रीडिंग क्या आएगी, ऑब्वियसली इसकी रीडिंग क्या आने वाली है, जो वेट की ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट मान लो इसे 650 न्यूटन इसका वेट है, ठीक है। जी कितना हो गया, यानी एम जी है ना, ये 65 × 10, ठीक है। और फिर जो नॉर्मल है वो भी इसके इक्वल होगी, क्यों इसके इक्वल होगी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और मैंने आपको एक वो बताया था एन इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस, इसमें एक्सेलरेशन ही क्या होगी 0, तो एन किसके इक्वल आ गया एम जी के, एक्सेलरेशन इसमें 0 होगी, तो एन किसके आ गए एम जी के, तो जो इसकी जो रीडिंग कितनी आ गई 650 न्यूटन। लेकिन हमें तो न्यूटन में नहीं बताते वो, हम जो वेट स्केल होता है तो वो उसे 10 से डिवाइड कर देता है, तो इसकी रीडिंग क्या आ गई 65 kg, समझ आया। और इस केस में देखो एक्सेलरेशन क्या है, अप वाली साइड, जो ग्रेविटेशन का लग रही है नीचे वाली साइड। मैंने आपको एक और बताया था जिसमें n इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस ए, प्लस कब लगेगा, जब जो एक्सेलरेशन है वो अगेंस्ट दी जी होगी, अगेंस्ट दी ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी नीचे एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ये प्लस होगा। इसकी जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी 65, 10 प्लस 5 15 × 65, ये इसकी कितनी आ गई न्यूटन में आ गई, फिर आगे इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसकी रीडिंग कितनी आएगी 15 × 65/10, क्योंकि वो 10 से डिवाइड करके बताते हैं। ऑब्वियसली मास होता है वो, मास तो फोर्स बाय जी आएगा, तो ये 5 3 5 2 ये सोल्व कर लेना, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये देखिए 65 × 5 3 15 195 195 अपॉन
2, ठीक है, 97.5 केजी, ये केजी में आएगा, और ये जो इसकी नॉर्मल एक्शन होती है वो न्यूटन में आएगी। अब जो मेन केस है वो ये है, इसमें देखो ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी, उसकी वेलोसिटी ऊपर थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रुक गई, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन निकालो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -v माइनस यू, इनिशियल कितनी है 5, टाइम कितना 1, यानी इसकी एक्सेलरेशन कितनी है -5 मीटर पर सेकेंड। इसके अगेंस्ट इसकी एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन किस साइड है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ऊपर वाली साइड है, एक्सेलरेशन नीचे वाली साइड है। एक्सेलरेशन कितनी आ गई इसकी -5, यानी नीचे वाली साइड के अंदर एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी नीचे वाली साइड है, और जो ग्रेविटी है वो भी नीचे वाली साइड होती है हमेशा। तो फोर्स कितनी लगेगी, एम कितनी लगेगी, एम जी प्लस -565 इंटू 10-5 कितनी आ गई, 65 इंटू 5 से 25 325 न्यूटन, और इसकी जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 32.5 kg। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे अगर आपको अभी नहीं भी समझ आया, इसका रिप्ले करके दोबारा से अच्छी तरह करके समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आगे भी बहुत काम आएगी। अब इसे हम जनरलाइज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, एम जी प्लस माइनस ए। पॉजिटिव कब होगा ये, एक्सेलरेशन जो है इन डायरेक्शन ऑफ जी, और नेगेटिव कब होगा, ए ऑपोजिट ऑफ जी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्पल्स। इम्पल्स का क्या मतलब है, अब नॉर्मल जब हम मान लो एक हम बॉल को हिट करते हैं, जो हमने बैट से बॉल को ऐसे हिट किया, ये बैट है मान लो, ठीक है, इसको हमने बॉल ऐसे हिट किया, वापस चला जाता है। ये जो बॉल हिट होती है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हिट होती है, मतलब हिट जाती है और जो बिल्कुल दूर चल जाती है, उसका नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम है। इम्पल्स इसी चीज़ के लिए बना है। देखो जो फोर्स होती है वो इतनी हाई होती है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। फोर्स इतनी हाई होती है कि वो हम कहीं भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजर नहीं कर सकते, और जो टाइम गैप इतना कम होता है कि हम बहुत मतलब कि किसी भी कैमरा से देख के भी हमें बता नहीं सकते कितना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट रहा। तो इसके लिए ना एक टर्म निकालेंगे इम्पल्स। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, फोर्स जो कि वेरी हाई है, नॉट मेजरेबल, जो टाइम है वो वेरी लेस है, नॉट मेजरेबल। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मेजरेबल है, वो है मोमेंटम। अगर आप देखो मोमेंटम कंपेरेबल है, फोर्स बहुत हाई है, टाइम बहुत लो है, लेकिन मोमेंटम मेजरेबल है और कंपेरेबल है, यानी उसे हम फिजिकल नॉर्मल क्वांटिटीज में देख सकते हैं। यानी कितना होगा, बॉल की स्पीड मैक्स कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मास कितना होगा, 0.5, मतलब 1 kg तो होगा नहीं, 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 50 इसका मोमेंटम आ गया। तो ये कंपेरेबल क्वांटिटी है, इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए जो क्वांटिटी बनी वो बनी इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज़ है, इम्पल्स की एक बड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें ना, तो वो है एफ वेक्टर डॉट डेल्टा टी, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा टी।
अब देखो, जब हमें पता है कि जो फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल है, डी पी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर डी टी। फोर्स का मतलब हमें पता है डी पी बाई डी टी होता है, हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस फोर्स होता है। यानी कि अगर हम इसे इधर ले लें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एफ वेक्टर डॉट डी टी किसके इक्वल आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी के। हमने टाइम इधर ले गए और इसे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट किया, फोर्स बहुत हाई है और कॉन्स्टेंट होती है, ये बाहर आ रही, फोर्स बाहर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विद रिस्पेक्ट टू एस होता है डेल्टा एस। हमने ये इंटीग्रेशन जो बेसिक वो कंसेप्ट होते हैं ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए जो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो गया, एफ डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा पी के। इंटीग्रेशन ऑफ डी पी किसका आ गया, डेल्टा पी के। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब है, हमने इम्पल्स को डिफाइन किया था एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टाइम ड्यूरेशन इनटू फोर्स, और ये आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है, और कुछ नहीं बस चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है। ये एक बहुत हाई क्वांटिटी, एक बहुत लो क्वांटिटी, बहुत कम छोटी सी क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई करके कंपेरेबल क्वांटिटी आ गई डेल्टा पी, ठीक है। तो इम्पल्स को हम देखें, इसका एक सिंपल एक जनरलाइज चीज़ बनाए तो इम्पल्स किसके इक्वल होगी, इम्पल्स किसके इक्वल होगी, तो इसमें जो इम्पल्स आई वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, एफ डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमने इसे ही यूज़ करके, इसे यूज़ करिए और एक क्वेश्चन करते हैं हम, एग्जाम्पल ठीक है। एग्जाम्पल है, ये एक हमारे पास बॉल है, ये एक बॉल है, ठीक है, ये है बॉल और ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये स्ट्राइक करती है और इनइलास्टिक कोलिजन करके वापस आ जाती है। देखिए दो तीन तरह के कोलिजन्स होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और मतलब इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक। जो इलास्टिक होता है उसमें किनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, यानी कि जो भी जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है उसी वेलोसिटी से बैक आ जाता है। और इनइलास्टिक का मतलब होता है वो उसे स्टिक कर जाए, उस ऑब्जेक्ट पे ही स्टिक कर जाए, यानी उसकी सारी किनेटिक एनर्जी जो जिस ऑब्जेक्ट ने स्ट्राइक किया, मान लो ये इधर गम लगी हुई है और इधर एक बॉल स्ट्राइक कर दिया तो इधर चिपक जाएगा, ये क्या है, इनइलास्टिक। एक अगर ये हो गया इनइलास्टिक। अब एक और जिसमें जो बॉल है, बुलेट है, मान लो वो गई सैंड में जाके फंस गई, मतलब स्टैंड में जाके फंस गई लेकिन फिर वापस आ गई, ये हो गया पार्शियल इनइलास्टिक। ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये क्या है, पार्शियल इनइलास्टिक, यानी इनइलास्टिक कह सकते हैं इसे। ये पूरी तरह इनइलास्टिक नहीं होती। खैर वैसे हम बाकी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे, तो हम इसे देखते हैं। बॉल है 25 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है, इसे हिट करती है ऐसे, ऑब्वियसली जो बॉल है फोर्स लगाएगा, कॉन्टैक्ट होगा इसका, फोर्स लगाएगा, उसे कहेगा पीछे जा, और पीछे 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, से वापस आ गई। इसका जो मास था वो मान लो 0.5 kg है, ठीक है। तो हमें बताना है इसका इम्पल्स। अब देखो जो इसका जो इम्पल्स बताना है, इम्पल्स हमने क्या बताया,
एफ डॉट डेल्टा टी यानी कि डेल्टा पी। अब देखो जो वेलोसिटी है, कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। इसमें टुवर्ड एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, और अगेंस्ट एक्स एक्सिस को हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं और इस वजह से उनके क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा ये देखो इसमें मोमेंटम, मान लो इसका जो मोमेंटम है अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आया, 25 × 5 5 0 25 1.25 आया, मतलब कितना 12.5 आया, 12.5 आया। वो कहेगा इधर भी 12.5 है, जब बॉल आ रही है तब भी 12.5 है, डेल्टा पी 12.5 माइनस 12.5 जीरो हो गया, इम्पल्स जीरो हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ इधर बहुत रोल करती है साइन कन्वेंशंस। हमें निकालना है डेल्टा पी जो कि है एम वी माइनस एम यू, मास इसमें कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसमें देखो v मान लो एक्स एक्सिस के टुवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं, वेलोसिटी कितनी 25, लेकिन जब ये वापस आएगी ना बॉल, इसका जो वेलोसिटी है, सॉरी ये जो u है हमारे पास वो 25 है, u है हमारे पास जो 25 है, v है जो हमारे पास वो भी 25 है, लेकिन ये नहीं दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस की 25 है, ये माइनस 25 है, यानी कि ये 25 पॉजिटिव है, जो u है वो प्लस 25 है और जो v है वो माइनस 25 है। माइनस 25 माइनस 25 कितनी होगी, -50.5 इंटू -50, यानी इसमें जो इम्पल्स है वो आई 25। अब इसके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स होंगे इसके न्यूटन सेकंड, फोर्स इंटू टाइम होगा ना, फोर्स इंटू टाइम, तो इसके जो यूनिट्स है न्यूटन सेकंड होगी, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर एक और मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट बनाने में। और ये जो चीज़ है ना कि ये कई बच्चे इसको माइनस और नेगेटिव करके इसका आंसर जीरो ले आते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। कई बार क्वेश्चंस में ऑप्शन ही ऐसी होती है कि वो ज़ीरो होती है ऑप्शन, तो वो फंसाने के लिए एग्जामिनर करता ही है। तो इससे बच के ना ये जो चीज़ है ना ये इम्पोर्टेंट है और ये हमें भी बहुत आगे काम आने वाली है। तो ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है ना, इसका कोई एज ए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इतने यूज होते हैं ना बाद में। अगर आप चाहो तो एक एक कॉन्सेप्ट एक मेरे लेक्चर में इतने सारे जो टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट्स है वो यूज़ होने वाले हैं बाकी चैप्टर में। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता वैसे, इसका मतलब ये नहीं से पढ़ना नहीं, क्योंकि इसे बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो एंड के चैप्टर तक काम आते हैं। तो इसका जो हमारा सिंपल आ गया 25 आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये खुद करना, पहले खुद ट्राई करना। ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम है, हो जाएगा। उसका एक ऑब्जेक्ट है 0 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, ये क्या है हमारे पास 5 मीटर। इसमें हमें बताना है कि इसका इम्पल्स कितना होगा। सबसे पहले खुद ट्राई करो। इम्पल्स क्या होती है हमारे पास, डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पहले फाइनल मोमेंटम निकालो, फिर इनिशियल मोमेंटम निकालो और इसे डिफरेंस करते उसका। अब इसमें हमें मास उसका 1 kg गिवन है, ठीक है। अब इम्पल्स निकालते हैं, इम्पल्स क्या है डेल्टा पी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे भी होंगे जिसमें हमें
फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फोर्स की फोर्स का एक्सप्रेशन दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसे हम इंटीग्रेट करना होगा। वो भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे करेंगे, लेकिन वो इतना आता नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आता है। नीट के पेपर की बात करें तो जेई में वैसे क्वेश्चन आते हैं। इम्पल्स की बात करें तो देखो वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो ये 5 मीटर है, इस साइड पे ये इसका एक इस पॉइंट के बाद ना ये ऐसे जा रहा था, ठीक है। इस पे जो कोई फोर्स लग रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इसके अगर इस साइड पे वेलोसिटी निकाले फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड की वेलोसिटी निकाले तो कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। स्लोप देखते हैं हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 मीटर प्लेस करता हूँ, वेलोसिटी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद इस पर अपोजिंग फोर्स लगी और वो इतनी फास्ट थी कि उसने एकदम से उसे स्लो डाउन कर दिया और उसको पीछे मोड़ दिया। अब इसकी जो वेलोसिटी हो गई 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच, वो कितनी होगी? थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन अगर आप देखो ना, स्लोप इसका पॉजिटिव है। हम देखते हैं एक्स एक्सिस से जब स्लोप देखते हैं ना, हम देखते हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका क्लॉकवाइज है, एक्स एक्सिस से देखो तो क्लॉकवाइज है, तो ये एक नेगेटिव स्लोप है और ये एक पॉजिटिव स्लोप है। ये याद रखना कि एक्स एक्सिस से जब हम क्लॉकवाइज स्लोप देखते हैं, क्लॉकवाइज ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस फिक्स होती है, ज़रूरी नहीं हम इधर से देखें तो इधर हम कहेंगे तो एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है, नेगेटिव होगा, नहीं। हमने एक्स एक्सिस को रिजेक्ट रख के वो एंगल देखना है। एंगल क्लॉकवाइज है, एंगल क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव हो गया, एंगल सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और एंगल अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। इसमें जो एंगल है वो क्या है? पॉजिटिव। इधर से ऐसे देखें पॉजिटिव, तो ये इसका स्लोप नेगेटिव है, नीचे जा -5 परपेंडिकुलर बाय बेस -5 मीटर पर सेकेंड। अब यही चीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों में इसकी जो स्पीड है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक में +5 मीटर पर सेकेंड है, एक में -5 मीटर पर सेकेंड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इसी से हम ये चीज़ कर देंगे। इसका जो MV माइनस MU निकालना है हमें, ठीक है। मास हमें 1 kg गिननी है, जो वेलोसिटी फाइनल कितनी है -5, और जो इनिशियल है वो कितनी है 5, कितनी आ गई -10। इसका जो वो आ गया इम्पल्स कितना आ गया 10 न्यूटन सेकेंड, न्यूमेरिकल से देख लो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम नेगेटिव के साइन को ना भूलें, और ये कार्टेशियन प्लेन पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसे हमें पता हो कि ये ज़रूरी नहीं होता। एक मैंने आपको एंगल का कॉन्सेप्ट बता दिया। एक और चीज़ कि ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा टुवर्ड एक्स एक्सिस हम पॉजिटिव लें। हम किसी भी चीज़ को एज अ पॉजिटिव ले लेते हैं और जो उसके ऑपोजिट आती है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। हमने टुवर्ड एक्स एक्सिस जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इम्पल्स का चाहिए, इम्पल्स का सारा। वैसे तो बाकी सब कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम अगला जो करेंगे वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना, कई बार मैं ऐसा तो नहीं कहता हर टीचर्स बेकार होता है, पर कई बार टीचर का वे ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि ये चीज़ क्या है। ऐसी न्यूटन लॉ जो तीनों के तीनों लॉ हैं, तीनों के तीनों लॉ ऐसे हैं जिसमें टीचर बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन डालता है बच्चों के माइंड में, ठीक है। उसमें से सबसे ज़्यादा थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ का मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन मेरे को पता, सबको पता होगी। एवरी एक्शन has equal and opposite reaction, ठीक है। every action has equal and opposite reaction।
हर किसी एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होगा ही। इसको मैथमेटिकली देखें तो एक्शन इक्वेशन में देखें तो एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। हम किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ये याद रखना कि दोनों का सेम साइन नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए ना हम एक एफबीडी के देखते हैं कि एफबीडी क्या चीज़ है। फोर्स बॉडी डायग्राम। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, फोर्स बॉडी है, हम इसका मास करना है, हम इसे धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, हम इसे धक्का लगा रहे हैं विद हैंड, हाथ से हम इसे ऐसे धक्का लगा रहे हैं और इसको फोर्स लग रही है ऐसे। फोर्स इसको डिनोट करने के लिए हम सिंपल यूज करेंगे फोर्स ऑन ब्लॉक बाय मैन, ठीक है, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय मी या मैन, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय मैन। इसे हम एफबीडी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पर लग रही फोर्स से डिफाइन करते हैं कि इस पर ये फोर्स लग रही है। टेल किस पे बनती है, जिस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, टेल इस पे बनी है, टेल ऑफ एरो की एक टेल होती है, एरो और पॉइंट होता है, तो ये टेल है, ये टेल किस पे बनी है, मास एम पे, तो इस पे फोर्स लगी है, जिस पे टेल होती है उस पे फोर्स लगती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफबीडी। अब क्या होता है, अब इसको समझने के लिए थर्ड लॉ को समझते हैं। मान लो कि ये एक बॉल है, ये एक दूसरी बॉल है, एक बॉल ना दूसरे से जाके ऐसे टकरा गया, एक बॉल जो दूसरे से आगे से टकरा गई ना, तो उसने इसके बाद इनका कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है, ये बॉल कौन सी है, बी है, ये बॉल है ए। अब जब कॉन्टैक्ट होता है ना, फिर पीछे चल जाती है, बॉल बी फिर पीछे चली गई, बॉल ए फिर पीछे चली गई, पहले आई थी फिर पीछे चली गई, ठीक है। अब यानी कि बी पे फोर्स लगी होगी टुवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी ए फोर्स लगाएगा बी पे टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो इसको हम ऐसे बताएंगे, फोर्स किस पे लगी, ऑन बी ड्यू टू ए। इसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, ये जो वर्ड है ना इसको उल्टा कर दो। अब ए पे भी फोर्स लगी होगी, कौन लगा रहा होगा, बी, हमने टेल बनाई ए पे, ठीक है, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स किस पे लग रही है, ए पे, किसके द्वारा लग रही है, बी, यानी जिस पे लग रही है वो पहले लिखो, जो लगा रहा है वो बाद में लिखो। तो ये जब ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो ऑपोजिट हो जाए ना, और दोनों सेम है, देखो ये बी है और ये ए बी है, इधर भी है इधर भी है, इधर भी बी है इधर भी बी है, इसे एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर इसने कोई सी फोर्स लगाई, ये इसका एक्शन है, तो तो ये भी इसे फोर्स लगाएगा, वो उसका रिएक्शन होगा। अगर हमें समझना ना एक्शन या रिएक्शन क्या होते हैं, अगर हमें नहीं समझ आ रहा हो तो हम ये एफबीडी बना देते हैं, फोर्स बॉडी डायग्राम, जिसमें हम फोर्स के बाद वर्ड लिखते हैं जिस पे फोर्स लगी, कोमा डाल के जिसने लगाई, उसके बाद दूसरे ही ऑब्जेक्ट पे लिखते हैं फोर्स जिस पे हम फोर्स जिस पे लगी और जिसने लगाई। अगर वो दोनों मतलब ऑपोजिट हो जाए, मतलब बी ए और ए बी हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन है। पर जो एक्शन रिएक्शन होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट, अब इसमें एक और पॉइंट कि एक्शन और रिएक्शन नेवर इक्वलाइज ईच अदर, नेवर इक्वलाइज ईच अदर। अब ये क्या होता है, इक्वलाइज होने का मतलब क्या है कि वो उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए,
इक्वलाइज होने का मतलब यही है, यानी उस पर सिग्मा एफ कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब जो एक्शन एंड रिएक्शन है, हमने जब वो बॉल की डायग्राम बनाई थी ऐसे, ये बी थी, ये ए थी, इस पे फोर्स लग रही है ऑन बी, लगा रहा है ए, ये फोर्स लग रही है ए पे, लगा रहा है बी। इसमें अगर आप देखो टेल मैंने कहाँ बनाया है, इस फोर्स का टेल ए पे बनाया, इस फोर्स का टेल बी पे बनाया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि जो दोनों फोर्स लग रही हैं वो डिफरेंट बॉडी पे लग रही है। देखो सिग्मा एफ 0 यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 कब होगा, जब टू ऑपोजिट फोर्स लग रही हो, ये भी फोर्स लग रही हो, दूसरी भी फोर्स इक्वल हो और ऑपोजिट हो, तो ये 0 हो जाएगी इसमें फोर्स, हम इसे कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी। लेकिन इस केस में अगर हम बॉल ए की बात करें, बॉल ए पे तो सिर्फ ए की फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ना कि ये फोर्स तो बी पे लग रही है, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगती हैं, इसलिए वो कभी भी इक्वलाइज नहीं हो पाती। ठीक है, दे ऑलवेज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को इक्वलाइज नहीं कर पाती। इसका है रीज़न ये। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम दोनों इसे इक्वलाइज क्यों नहीं कर सकते, एक्शन रिएक्शन तो एक ऑपोजिट है और मतलब इक्वल भी है, तो एक बॉडी जो है जिसपे तो वो स्टिल क्यों नहीं हो जाती, वो रेस्ट पे क्यों नहीं आ जाती और मूव मतलब उसके करने के बाद भी, कोलिजन करने के बाद भी, क्योंकि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं हुई है, उस पर मतलब कि एक्शन है, एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, उस पर फोर्स लग रही होती है, वो या तो एक्शन होगी या वो रिएक्शन होगी। ठीक है, इसमें जैसे ये एक्शन है, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है ए, तो ये दूसरा रिएक्शन होगा, अगर ये रिएक्शन है तो ये एक्शन हो गया। ठीक है, इस चीज़ को समराइज करने के लिए ना हम एक एफबीडी यानी फोर्स बॉडी डायग्राम देखते हैं, फोर्स बॉडी डायग्राम, ये क्या चीज़ है, मैंने पहले बताया था, क्या है एफबीडी। मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, ठीक है, ये टेबल है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक ऐसे सजा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक पे अर्थ फोर्स लगाएगी, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो अर्थ लगाती है, ये मास है उसका, उस पर फोर्स लगेगी, इसे हम पॉइंट मास लेके चल रहे हैं, फर्स्ट वीडियो का जो मैंने बताया था क्यों होता है ये mg, ये ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये सरफेस पे रखी है, ये उसका सरफेस होगा, ब्लॉक का सरफेस होगा, ये टेबल का सरफेस होगा, टेबल का सरफेस उस पर फोर्स लगाएगा, उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ना, ये एफबीडी से अगर डिस्प्ले करें तो फोर्स क्या है, mg क्या है इसमें, फोर्स ऑन ब्लॉक, ये ब्लॉक को हम ए कह देते हैं। ठीक है, ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बाय अर्थ। हमें क्या पता है कि जो वेट होता है, वो वेट का मतलब क्या है, वेट होता है फोर्स जो अर्थ लगा रही है, जो वेट होता है वो अर्थ की वजह से होता है, तो अर्थ खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस वजह से उसे वेट कह देते हैं, उसे वेट कहते हैं कि अर्थ जिस फोर्स से खींचते हैं उसे वेट कहते हैं। अब mg है वो फोर्स ऑन ए है, लगा कौन रहा है ई, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, वो इसको हम क्या करें तो क्या है, फोर्स ऑन ए बाय टेबल, लग तो ए पे रही है लेकिन टेबल पे लग रही है, मतलब टेबल लगा रहा है। अब देखा जाए तो ये दोनों फोर्स इक्वल है,
और ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो ये इस ब्लॉक को सिग्मा F0 दे दिया है, उसे रेस्ट पे रख लिया है। ठीक है, सिग्मा F0 दे दिया, उसे रेस्ट पे रख लिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन नहीं है, इस वेट का रिएक्शन नॉर्मल नहीं है। क्यों? पहली बात तो ये ए पे लग रही है, लेकिन ये टेबल लगा रहा है और ये अर्थ लगा रही है। मैंने क्या बताया था कि उसमें एफ बी ए और एफ ए बी अगर हम देखें ये उल्टे हो जाएंगे, जो ये कीवर्ड्स हैं उल्टे हो जाएंगे, लेकिन डिफरेंट नहीं होंगे। इसमें ये अर्थ है, इधर टेबल है। और दूसरा बात, एक्शन रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं करती, इसमें तो ये बैलेंस कर रही है, सिग्मा F0 आ रहा है, इसलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो फिर इसका रिएक्शन क्या है? जो जिस अर्थ पे रखी है ना, ये बहुत अनरियलिस्टिक सा लगता है, पर ये है, एक्चुअली में होता है। जिस फोर्स से अर्थ ब्लॉक को खींचती है, उसी फोर्स से ब्लॉक भी अर्थ को खींचता है। बस डिफरेंस ये होता है कि क्या होता है कि इसका मास बहुत, अर्थ का बहुत ज़्यादा है और ब्लॉक का बहुत कम है। इससे क्या होगा कि ब्लॉक का मास बहुत कम है, वो जल्दी मूव कर जाता है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या कहा था? इनर्शिया फैक्टर बताया था ना। इनर्शिया उसका बहुत ज़्यादा है, चाहे फोर्स इक्वल है, उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम होगी, बहुत उसमें मोशन आएगा ही नहीं। ठीक है, मोशन बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबल, जीरो मोशन आएगा। तो इसका अगर ये अर्थ है ना, अर्थ पे फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑन अर्थ बाय ब्लॉक ए। अब देखा जाए तो इनके कीवर्ड्स FAE और FEA ये दोनों सेम है कीवर्ड्स। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, और ये डिफरेंट बॉडी पे लग रही है, इसलिए इक्वलाइज नहीं हो रही। और ये दोनों नॉर्मल और mg दोनों एक ही बॉडी पे लग रही है और ये इक्वलाइज हो रही है, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो फिर इसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा? बस इसे उल्टा कर दो, यानी फोर्स जो टेबल पे लग रही होगी बाय ए। अब जब हम हाथ पे कुछ चीज़ रखते हैं तो वो भी चीज़ हमें फोर्स लगाती है ना, वो भी फीटी लेवल फोर्स लगाती है, इसलिए ये ब्लॉक भी टेबल को फोर्स लगाएगा ऐसे नीचे। टेबल पे भी भार महसूस होगा, उसको भी वेट महसूस होगा, टेबल पे फोर्स लग रही होगी ऐसे, वैसे इधर लग रही होगी, यानी इधर बना दी, पर फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक ए। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। कई बार क्या होता है कि हमें डायग्राम से पहले दे देते हैं, उसमें हमें बताना होता है एक्शन कौन सा, रिएक्शन कौन सा, और कौन सी फोर्सेस इक्वलाइज हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बाकी हम आगे भी बहुत कुछ कवर करेंगे, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो कुछ नहीं समझ आया ना वो बता देना, मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा या अलग से वीडियो और बना दूँगा। और वैसे तो मैं अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाला हूँ, तो डू सब्सक्राइब। और मैंने गिव अवे के बारे में बताया था नीट प्रेप का, जो सब्सक्राइब करेगा उसे गिव अवे मिल जाएगा। तो ओके।